Good morning, everybody. Today we continue our discussion regarding the chapter of poverty. In the previous discussion, we discussed regarding the absolute poverty and relative poverty. Today we start our discussion uh, by differentiating these two concepts. Number one, the relative poverty means poverty as compared to other region, other group, and other countries. For example, India is more poor country than America because India's real per capita income is less than America's real per capita income. On the other hand, absolute poverty means the number of people below poverty line. Second, the relative poverty is measured with the help of Lorentz curve. I think you remember the Lorentz curve. We already studied in class 11th statistics in the chapter of measures of dispersion. Lorentz curve is graphical measurement of dispersion. You draw it in your graph paper. Lorentz curve basically measure the income and wealth inequalities in the society. So by this inequality we can understand which group is more rich or which group is more poor. So by this way we can easily understand the concept of relative poverty in a society. On the other hand, the absolute poverty is measured with the help of poverty line. We already discussed that poverty line in India is fixed on the basis of calorie norms. For example, 2100 calorie per day in urban area and 2400 calorie in rural area. Okay. Some other categories of poverty we can discuss. One is known as the chronic poor. Chronic poor means those poor, the people always below poverty line. For example, landless persons, casual laborers, etc. On the other hand, another category is known as the transient poor. तो ये ऐसे लोग होते हैं जो कभी कभी पॉवर्टी लाइन के नीचे रहते हैं और कुछ समय के लिए पॉवर्टी लाइन के ऊपर भी आ जाते हैं और फिर से नीचे चले जाते हैं और ये कंटिन्यूस होता रहता है। ऐसा होने का रीज़न ये होता है कि हमारे जो रूरल एरिया है वहाँ पे जो एग्रीकल्चर है उसमें काफ़ी लोग डिपेंड हैं और एग्रीकल्चर क्या है, एक सीजनल नेचर का ऑक्यूपेशन है। तो पर्टिकुलर सीज़न में क्या होता है, जब क्रॉप की कटाई होती है उस समय इन लोगों की इनकम एकदम से बढ़ जाती है, तब वो क्या करते हैं, उनका कुछ समय के लिए लिविंग अच्छा रहता है। लेकिन बाद में क्या होता है कि थोड़े समय के लिए उन्हें क्या करना होता है, बिना काम के रहना होता है, तब उनकी इनकम रुक जाती है, तब उनका लिविंग स्टैंडर्ड फिर से क्या होता है, थोड़ा सा ख़राब हो जाता है और वो पॉवर्टी लाइन के नीचे चले जाते हैं। और फिर जब अगले साल फिर से जब उनके अनुकूल मौसम आता है तब फिर से उनकी इनकम बढ़ जाती है। तो ये इस टाइप का है कि ऐसे लोगों के लिए लागू होता है जिनका जो ऑक्यूपेशन का नेचर होता है वो सीजनल वेरिएशन वाला होता है कि पर्टिकुलर कुछ सीज़न में उनकी इनकम बहुत ज़्यादा हो जाती है, तब वो क्या होते हैं, अबव पॉवर्टी लाइन आ जाते हैं। लेकिन जब उनके फेवरेबल सिचुएशन नहीं रहता है, फेवरेबल सीज़न नहीं रहता है, तब उनकी इनकम एकदम से क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो ऐसे में क्या होता है कि वो फिर से पॉवर्टी लाइन के नीचे चले जाते हैं। तो ऐसे लोगों को कैसे ट्रेस किया जाता है, इनको किया जाता है, कहा जाता है ट्रांजिएंट पुअर, यानी कि जो ट्रांजिट करते रहते हैं पॉवर्टी लाइन के ऊपर और नीचे। ठीक है ना। इसके अलावा जो थर्ड कैटेगरी है वो होते हैं नेवर पुअर। तो ये ऐसे लोग होते हैं जो हमेशा ही पॉवर्टी लाइन के ऊपर रहते हैं, मतलब कि इनकी इनकम क्या होती है कि जो हमने पॉवर्टी लाइन फिक्स किया है इसके ऊपर ही बनी रहती है। तो ऐसे लोग यूजुअली क्या होते हैं, जैसे कि अच्छे बिजनेसमैन हो सकते हैं, फिर आपके जो अच्छी सैलरी इनकम करने वाले लोग हो सकते हैं, ठीक है ना, प्रोफेशनल्स हो सकते हैं, जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गए, फिजिशियंस हो गए। तो ऐसे जो लोग होते हैं जिनकी इनकम अच्छी खासी रहती है, तो ये मतलब इन्हें गरीबी की समस्या का सामना नहीं करना पड़ता है, तो इनको हम कहते हैं नेवर पुअर यानी या फिर नॉन पुअर। ठीक है ना। तो इस प्रकार से कैटेगराइज करते हैं नेचर के हिसाब से। अब
बात आती है कि पॉवर्टी को मेज़रमेंट जो हम कई तरह से करते हैं, तो हमारे इंडिया में सबसे पहले किसने किया होगा? ये प्रश्न आपके मन में आ सकता है। तो आप लोगों ने हिस्ट्री में एक नाम सुना होगा, फ्रीडम फाइटिंग की हिस्ट्री में दादा भाई नौरोजी। तो दादा भाई नौरोजी जो हैं, उन्हें कहा जाता है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। तो इन्होंने सबसे पहले क्या किया था कि इंडिया के नेशनल इनकम को एस्टिमेट करने की कोशिश की थी, और साथ-साथ इन्होंने इसी के साथ-साथ उन्होंने क्या किया, पॉवर्टी के डेटा भी उन्होंने जुटाए उस समय, और पॉवर्टी को मेज़र करने के लिए उन्होंने एक बहुत अच्छा कंसेप्ट यूज़ किया था, दैट इज़ कॉल्ड द जेल कॉस्ट थ्योरी। तो जेल कॉस्ट का मतलब क्या होता है कि एक प्रिज़नर एक प्रिज़नर को जब हम जेल में रखते हैं तो उस पे कुछ खर्चा होता है, जैसे कि प्रिज़नर के खाने-पीने पे, उसके रख-रखाव पे सरकार को कुछ खर्च करना होता है। तो उन्होंने ये एस्टिमेट किया कि एक प्रिज़नर पर एवरेज साल में कितना खर्च होता है गवर्नमेंट का। तो वो जो खर्च होता है उसको उन्होंने बोला जेल कॉस्ट। तब उन्होंने ये एस्टिमेट किया कि जो लोग पुअर होते हैं, क्या वो कम से कम उतना भी अर्न कर पाते हैं जितना कि एक प्रिज़नर पे खर्च किया जाता है। तो उन्होंने नॉर्म बनाया, और उन्होंने ये बोला कि जेल में जो लोग रहते हैं उन पे जो खर्च होता है, यदि कोई आदमी उतना खर्च करने की भी योग्य नहीं होता है, तो फिर कहा जाएगा कि वो बहुत ही ख़राब स्थिति में वो व्यक्ति है और बहुत ही ज़्यादा गरीब है। और जो लोग जेल कॉस्ट पे है, तो कहा सकता है कि जस्ट मतलब किसी प्रकार वो सर्वाइव करते हैं। और जिन लोगों की स्थिति थोड़ी अच्छी होती है, तो उनको उन्होंने नॉन पुअर माना। तो जेल कॉस्ट का जो कंसेप्ट है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और बहुत ही मतलब आप समझ सकते हैं कि उस समय एक प्रकार का इन्होंने इनोवेटिव आइडिया लगाया, क्योंकि उस समय ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं था, न ही डेटा कलेक्शन के लिए अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर था उस समय, और न ही आज की तरह बहुत अच्छे-अच्छे कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर थे कि आपने डेटा कलेक्ट किया और उनको फ़ीड किया सॉफ्टवेयर में और आपके पास तुरंत रिज़ल्ट आ गया। उस समय पूरा काम उन्होंने मैनुअली किया था। तब उन्होंने ये सोचा कि क्यों ना प्रिज़नर्स का एग्ज़ाम्पल लिया जाए, और उन्होंने प्रिज़नर्स का एग्ज़ाम्पल दिया। वहाँ से उन्होंने डेटा लिए कि कितना-कितना खर्चा होता है, और उसके बेस पे उन्होंने क्या किया, हमारे इंडिया में पॉवर्टी का उन्होंने मेज़रमेंट करने की कोशिश किया। तो वो ब्रिटिश रूल का टाइम था, उस समय देश आज़ाद नहीं हुआ था, और बाद में धीरे-धीरे जब डेवलपमेंट होने लगा इस फ़ील्ड में, तो कई प्रकार के कंसेप्ट्स आए, जैसे कि रिलेटिव पॉवर्टी के लिए लॉरेंस कर्व का यूज़ होने लगा। फिर पॉवर्टी लाइन को डिफ़ाइन करने की कोशिश की गई, है ना? हालाँकि अलग-अलग कंट्रीज़ में अलग-अलग तरीका अपनाया जाता है पॉवर्टी लाइन के लिए, बिकॉज़ आपको हम बता चुके हैं कि जो पॉवर्टी लाइन होती है, वो एक इमेजिनरी लाइन होती है, ठीक है ना? तो ये डिपेंड करता है टाइम टू टाइम, और प्लेस टू प्लेस चेंज होता रहता है, लेकिन फिर भी चूँकि हम लोग भारत के लोग हैं, इंडियन हैं हम लोग, तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो पॉवर्टी लाइन को फ़िक्स किया है, हम उसी को हम क्या करते हैं, स्टैंडर्ड मानते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग जो है, उन्होंने कैलोरी नॉर्म को लिया है, और उस कैलोरी इंटेक को लेने के लिए जो भी मिनिमम एक्सपेंडिचर की रिक्वायरमेंट होती है पर डे, वो एक्सपेंडिचर को हमने नॉर्म बनाया है। तो जो लोग वो एक्सपेंडिचर करने में सक्षम होते हैं, और सक्षम होने का मतलब ये है कि अर्बन एरिया में ऐसे लोग यदि 2100 कैलोरी पर डे इंटेक लेने में सक्षम होते हैं, और रूरल एरिया में 2400 कैलोरी लेने में सक्षम होते हैं, तो हम क्या कहते हैं कि ऐसे लोग जो हैं अबव पॉवर्टी लाइन है। और जो लोग ऐसे करने में सक्षम नहीं होते हैं, वो बिलो पॉवर्टी लाइन में आ जाते हैं। बस ऐसे लोगों की संख्या हम क्या करते हैं, काउंट करते हैं, और इसीलिए एक और कंसेप्ट इसमें से निकल जाता है, हेड काउंट रेशियो, यानी कि कितने हेड हैं या कितने लोग हैं, क्योंकि हर आदमी का एक सिर होता है, तो उसको काउंट कर लिया जाता है। तो उसके लिए हेड काउंट वर्ड भी इसमें आ जाता है। बहुत सिंपल सिंपल चीज़ें हैं, बस थोड़ा-सा शब्दों का हेर-फेर है। ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आप लोग थोड़ा-सा अपने आस-पास के एरिया में भी आप ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। आजकल तो काफ़ी प्रकार की समस्याएँ हैं पैंडेमिक के कारण, तो इसमें कई लोगों के एम्प्लॉयमेंट पे संकट भी आया है, तो आपको एग्ज़ाम्पल ज़्यादा ढूँढने की ज़रूरत भी नहीं है, आपको अपने आस-पास ये दिख ही जाता होगा। तो आपको बस थोड़ा-सा अवेयर रहना है, और जो भी आपके पास बुक्स हैं इकोनॉमिक्स की, उसको आप चैप्टर को थोड़ा-सा पढ़ते जाएँगे, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है? तो इसमें क्या होता है कि पढ़ते जाना और थोड़ा-सा उस पे चिंतन-मनन करना,
ये तरीका जो अपनाएंगे आप, तो इससे क्या होगा कि आपके कंसेप्ट्स क्लियर होंगे और आप इसको अच्छे से समझ पाओगे। और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर में से थोड़े बहुत क्वेश्चन 4 या 6 नंबर का पूछ लिया जाता है। तो एक बार आप चैप्टर को अच्छे से पढ़ लेंगे तो आप इजीली इन क्वेश्चंस को भी आप रिप्लाई करने में सक्षम हो जाएंगे। अब हमने आपको फिर बताया जैसे कि पुअर की कैटेगरीज आपने समझ लिया है। अब प्रश्न उठता है कि जो गरीब लोग हैं वो रीजंस अपने समझ ही लिया है, तो उसमें जो हमने कंसेप्ट आपको बताया था लास्ट, उसमें विशियस सर्किल ऑफ पॉवर्टी। तो सर्किल तो आप समझ ही सकते हैं कि मतलब चक्र होता है, मतलब चलता रहता है। तो पॉवर्टी अपने आप में क्या होता है कि क्यूमुलेटिवली अपने आप को बढ़ाती चली जाती है। तो रैगनर नक्से ने जो बोला था, अ कंट्री इज़ पुअर बिकॉज इट इज़ पुअर, तो पॉवर्टी को ही उन्होंने पॉवर्टी का ही कारण माना था। कहा था कि जब तक हम पॉवर्टी के इस विशेष सर्किल को हम जब तक ब्रेक नहीं कर पाएंगे तब तक इस समस्या से छुटकारा पाना कठिन है। जैसे क्या होता है कि किसी कंट्री में यदि पॉवर्टी है तो इसका सिंपल सा मीनिंग है कि उस कंट्री का जो नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम है वो बहुत ही लो है। तो जो रो पर कैपिटा इनकम होने के कारण क्या होती है, लोगों की सेविंग बहुत कम होती है। जब सेविंग कम होगी तो क्या होगा कि इन्वेस्टमेंट करने के लिए हमारे पास कम कैपिटल अवेलेबल होगा। तो इन्वेस्टमेंट जब तक हम सफिशिएंट इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे तो प्रोडक्शन भी हमारा सफिशिएंट नहीं होगा। प्रोडक्शन यानी कि एग्रीकल्चरल आउटपुट हो गया एज वेल एज इंडस्ट्रियल आउटपुट हो गया, इसमें कमी रहेगी। जब इनमें कमी रहेगी तो अगेन पर हेड एवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेस हमारी कम हो जाएंगे। और जब इन प्रोडक्ट्स को जो प्रोड्यूसर जब सेल करेंगे मार्केट में, चूँकि प्रोडक्शन ही कम हुआ है तो सेल करने पर उनकी इनकम भी कम जनरेट होगी। तो अगेन क्या होगा, जो हमारा नेशनल इनकम होगा और वो कम होगा। और नेशनल इनकम कम होगा तो जब हम डिवाइड करेंगे टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन से तो हमारा पर कैपिटा इनकम फिर से कम होगा। तो जो ये लो पर कैपिटा इनकम जो है अगेन क्या होगी, हमारी पॉवर्टी को रिफ्लेक्ट करेगी। तो इस प्रकार का ये जो विशेष सर्किल जो है, दुष्चक्र जो है, गरीबी का दुष्चक्र भी हम बोल सकते हैं इसको, ये चलता रहता है अंडर डेवलप कंट्रीज़ में, जैसे कि हमारा इंडिया भी है, अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं। तो इन कंट्रीज़ में इस प्रकार की समस्याएँ आती रहती हैं। अब इसको ब्रेक करने के लिए जो तरीका ये होता है कि तरीका बहुत आसान तो नहीं है। उसके लिए कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है। इट इज़ कॉल्ड एक तो होना चाहिए पॉलिटिकल विल पावर, कि जो हमारा जो कंट्री में जो लोग गवर्नमेंट चलाते हैं उनका स्ट्रॉन्ग विल पावर होना चाहिए कि हाँ, इस सर्किल को तोड़ना ही तोड़ना है। अब उसके लिए उनको कुछ क्या करने होते हैं, कुछ उपाय करने होते हैं। जैसे कि आपने सुना होगा हमारे यहाँ मनरेगा जैसी कुछ योजनाएं चलती हैं कि 100 डेज़ की जॉब गारंटी रहती है। 9th क्लास में पढ़ चुके हैं आप इसके बारे में। इस प्रकार की कुछ छोटी मोटी योजनाएं बनाई जाती हैं। फिर जो युवा बेरोज़गार होते हैं उनको बैंक से कुछ सस्ते में लोन दिलवाया जाता है और कुछ ट्रेनिंग प्रोवाइड करके सेल्फ़ एम्प्लॉयमेंट की स्कीम्स जनरेट की जाती हैं। ठीक है ना। और इसके साथ साथ कुछ एक कंट्रीज़ में क्या होता है, एक बिग पुश का थ्योरी आता है। बिग पुश का मतलब ये होता है कि कुछ प्रायोरिटी सेक्टर्स को हम ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि आईटी सेक्टर हो सकता है या फिर आपका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो सकता है। इनमें क्या होता है कि गवर्नमेंट के द्वारा अच्छा खासा फंड क्या किया जाता है, दिया जाता है। इन्वेस्टमेंट इज़ कॉल्ड द गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट। और उसके कारण क्या होता है कि एकदम से उस फील्ड में क्या होता है कि प्रोडक्टिविटी बढ़ती है और ज़्यादा इनकम जनरेट होती है। तो जब इस फील्ड में काम करने लोगों की जब इनकम ज़्यादा जनरेट होती है तो वो क्या करते हैं, ज़्यादा खर्च करते हैं। तो जब खर्च करते हैं तो क्या होता है, जो दूसरे सेक्टर्स होते हैं उनके प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ती है। तब वो क्या करते हैं, वो मोटिवेट होते हैं और वो भी क्या करते हैं, अपने प्रोडक्टिविटी बढ़ाने की कोशिश करते हैं। इससे क्या होता है, इकोनॉमी में ओवरऑल प्रोडक्शन लेवल बढ़ता है। और प्रोडक्शन लेवल बढ़ने के कारण क्या होती है, धीरे धीरे हमारी नेशनल इनकम बढ़ने लग जाती है और हमारा जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो हमारा धीरे धीरे क्या होता है, फास्ट हो जाता है। तो उसके कारण क्या होता है कि जब हमारा कंट्री की जब पर कैपिटा इनकम बढ़ने लग जाती है तो लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड भी धीरे धीरे क्या होता है, बढ़ने लगता है। और इस प्रकार से जो ये सर्किल है उसको ब्रेक करने में सहायता मिलती है। तो ये जो हमारा बिग पुश का जो कंसेप्ट है वो भी कभी कभी क्या होता है, कुछ कंट्रीज़ में इसको अडॉप्ट करने की कोशिश की गई है। कुछ हद तक सफलताएँ मिलती हैं लेकिन फिर भी पूरी तरह नहीं मिल पाती, क्योंकि क्या होता है कि कुछ एक ऐसे ग्रुप्स रह सकते हैं कंट्रीज़ में जो बहुत ही बैकवर्ड होते हैं और वो हर प्रकार के बेनिफिट्स से क्या होते हैं, डिप्राइव हो जाते हैं। जैसे हमारे यहाँ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में भी हुआ
वहाँ पे भी क्या हुआ कि हमारे यहाँ बहुत सारा फॉरेन कैपिटल आया। आपने जो लास्ट चैप्टर पढ़ा इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का, उसमें हमने मेन फोकस हमने किया फॉरेन कैपिटल पे किया, एफडीआईज़ पे किया, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो फॉरेन कैपिटल तो आया, उसके कारण हमारे यहाँ आईटी सेक्टर वगैरह तो बहुत ग्रो कर गया, इंडस्ट्रीज़ में भी कुछ ग्रोथ हुआ। लेकिन हमने क्या देखा कि बाद में देखा कि जो रूरल एरिया है वो नेगलेक्ट हो गया, एग्रीकल्चर सेक्टर नेगलेक्ट हो गया। अब चूँकि इंडिया की ज़्यादा पॉपुलेशन गाँव में ही रहती है या गाँव पे ही डिपेंड है, तो वो लोग क्या हो गए, वो डेवलपमेंट के फ्रूट से वो डिप्राइव हो गए। इस कारण क्या हुआ कि ये चीज़ पूरी तरह सक्सेसफुल नहीं हो पाई, लेकिन फिर भी कोशिश करते रहना चाहिए, क्योंकि धीरे धीरे कोशिश करते करते हो सकता है लॉन्ग टर्म में जाके कुछ इम्प्रूवमेंट हो। लेकिन हम एफर्ट्स ही नहीं करेंगे तब तो ये सर्किल कभी नहीं टूटने वाला है। तो इस सर्किल को तोड़ने के लिए बहुत ज़रूरी है कि इस प्रकार की योजनाएं बनाई जाए और किसी भी प्रकार से कैपिटल को अरेंज किया जाए। यदि हमारे पास कैपिटल हम ला सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो फॉरेन कैपिटल को भी कुछ हद तक एडॉप्ट करने में बुराई नहीं है। और उस हिसाब से हम क्या कर सकते हैं कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बढ़ा सकते हैं। फिर भी यदि हम कंपेयर करते हैं आफ्टर इंडिपेंडेंस, प्री इंडिपेंडेंस के समय आपने देखा था कि हमारा बहुत ही लो पर कैपिटा इनकम होता था। जो पर कैपिटा इनकम जो हमारा था वो 0.5% पर एनम के रेट से ग्रो कर रही थी। जीडीपी ग्रोथ जो था हमारा 2% के अराउंड था, आजकल ये 5-6% के अराउंड तो आ चुका है। तो यानी कि कुछ सिचुएशन इम्प्रूव हुई है। आजकल मैक्सिमम लोग के पास आपने देखा होगा मोबाइल फ़ोन्स होते हैं। पहले लोगों के पास पहनने के लिए सफिशिएंट कपड़े भी नहीं होते थे और कई गरीब लोग बिल्कुल फटे चिथड़े पहन के घूमते रहते थे। ये बिल्कुल आम स्थिति थी भारत के कुछ गाँवों वगैरह में। आजकल उस स्थिति में सुधार तो हुआ है। इसका मतलब ये है कि इंडिपेंडेंस के बाद हमने जो तरह-तरह की जो गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं, उसमें कुछ हद तक सफलता तो आई है। इस कारण ये किससे रिफ्लेक्ट होता है कि लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ा है और आजकल मैक्सिमम लोगों के पास टेलीविज़न है, मोबाइल फ़ोन्स हैं, फिर एटलीस्ट टू व्हीलर व्हीकल्स भी होते हैं लोगों के पास। तो ये क्या होता है कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को रिफ्लेक्ट कर रहा है, यानी कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में सुधार आ रहा है। ये सुधार किसको रिफ्लेक्ट करता है कि हमारे यहाँ लोगों की इनकम बढ़ रही है। हाँ, जब थोड़े बहुत जो ग्रुप के लोग छूटे हुए हैं, अब उनके लिए कुछ स्पेसिफ़िक योजना बनाने की ज़रूरत पड़ सकती है। उसके लिए रिसर्च की ज़रूरत है कि और क्या किया जा सकता है। दूसरी समस्या ये होती है कि कोई दूसरा आदमी आपके लिए ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता है, वो आपको रास्ता दिखा सकता है, गाइड कर सकता है। आपको खुद को भी एफ़र्ट करने चाहिए। अब यहाँ पे क्या समस्या है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो टोटली गवर्नमेंट की पॉलिसी पे डिपेंड हो जाते हैं और अपने तरफ से कोई एफ़र्ट नहीं करते हैं। तो जब तक वो लोग खुद अपने इनकम बढ़ाने के लिए एफ़र्ट नहीं करेंगे, तो उनकी इनकम बढ़ेगी नहीं। जब इनकम नहीं बढ़ेगी उनकी, तो कैसे गरीबी रेखा के बाहर आएँगे। तो कहने का मतलब है कि एंटरप्रेन्योरशिप यानी उद्यमिता पर भी जोर देना चाहिए। हमारे देश में कुछ ग्रुप होते हैं जो एंटरप्रेन्योरशिप पे बहुत जोर देते हैं और उनमें थोड़ा-सा पॉवर्टी का रेशियो कुछ कम होता है। जैसे पंजाब वगैरह में क्या है कि यहाँ के लोग काफ़ी उद्यमिता रखते हैं, सिंधियों में भी रहती है। तो इन लोगों में गरीबी थोड़ी कम होती है, क्योंकि ये क्या होता है कि खुद के लिए ही एफ़र्ट करके क्या करते हैं, अपना लिविंग को अच्छा करने की कोशिश करते जाते हैं। तो आप लोगों को ये चीज़ समझना है कि लोगों को खुद भी एफ़र्ट करना है और गवर्नमेंट सपोर्टिव रोल प्ले करे। तो हमारे इंडिया से ये जो विशियस सर्किल ऑफ पॉवर्टी जो है, वो टूट सकता है। ठीक है? तो आप लोग थोड़ा-सा इस पे चिंतन मनन कीजिए और अभी आगे भी हम नेक्स्ट लेक्चर्स में आपको इसके बारे में बताते रहेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।